और सऊदी अरेबिया इसको बहुत इससे नाराज हुआ ईरान ईरान पर कि एक किस्म का उनको लगा कि एक बिट्रेयल है। सऊदी और यूएई के बीच में खास करके अगर हम बात करें तो इस रिश्ते में ये जो राइवलरी है आज की तारीख में की ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? यमन में तो आपको पता होगा कि दोनों कंट्रीज ने आपस में मिलकर यमन में एक एक ग्रुपिंग बनाई, वहां के हुतीस के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे थे। दोनों के पार्ट्स अलग अलग हो गए, सऊदी अरेबिया और यूएई के। तो वो सुरक्षा आर्किटेक्चर चरमराती हुई नजर आ रही है, लेकिन नए आर्थिक आर्किटेक्चर्स या नए इकोनॉमिक अलायंसेस जो हैं वो बदल रहे हैं गल्फ में, क्योंकि यूएई हालांकि पहला मुल्क नहीं है जो कि इस ग्रुपिंग को छोड़ रहा है। क्या मायने हैं इसके ओपेक के लिए? ओपेक कितना अंडरमाइन हो जाएगा? क्या ओपेक कमजोर पड़ जाएगा? क्या असर पड़ेगा इसका? इमीडिएट इम्पैक्ट तो अभी नहीं महसूस होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो स्टैंड ऑफ है यूएस और ईरान के बीच में, अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है। तो टेक्निकली एक फ्यूचरिस्टिकली अगर देखा जाए तो यूएई के बाहर आने से यूएई को फ्लेक्सिबिलिटी मिली। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। और जहां दुनिया की नजरें बनी हुई हैं खाड़ी क्षेत्र में ईरान युद्ध के मद्देनजर, एक जो बड़ी वहां पर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो देखने को मिली है कि यूएई ने ओपेक को, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज हैं, कंट्रीज हैं, उससे वॉकआउट कर दिया है और ओपेक को छोड़ दिया है लगभग 58 सालों के बाद में। तो इसके मायने क्या हैं और इस युद्ध की वजह से पूरे के पूरे खाड़ी क्षेत्र में कैसे हम देख रहे हैं कि वहां का जो सो कॉल्ड सुरक्षा आर्किटेक्चर है वो बदल रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर औसाफ सईद, जो कि विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी रह चुके हैं, रिटायर्ड डिप्लोमैट हैं और येमेन सऊदी में हमारे एम्बेसडर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच स्मिता जी। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछ सकूं कि ईरान युद्ध जब से छिड़ा है 28 फरवरी से लेकर आज तक, इसमें जो गल्फ की हम डायनामिक्स को देख रहे हैं, इस दौरान सऊदी और ईरान के रिश्तों में तल्खियां फिर से वापस लौटी हैं और इसे काफी एक्सपर्ट्स जो हैं एक गल्फ कोल्ड वॉर 2.0 के तौर पर देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त इन दोनों मुल्कों के रिश्तों को खास करके? देखिए, कई अरसों के टेंशन के बाद में जब चीन द्वारा जब मीडिएशन हुआ और रैप्रोचमा हुआ 2023 में, उसके बाद लोग ये समझ रहे थे कि भाई इनके रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं और दिख भी रहा था, क्योंकि आपस में उन्होंने एम्बेसीज खोल लिए, एम्बेसडर्स को एक्सचेंज कर लिए, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन ये जो 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ यूएस और इजराइल के द्वारा, तो किसी भी गल्फ कंट्री में, खास करके सऊदी में, इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ईरान उन पर डायरेक्ट हमला करेगा। हालांकि ईरान का पोजीशन, मौक़िफ़ यही रहा हमेशा कि हम यूएस के बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं वो हुआ है। और सऊदी अरेबिया इसको बहुत इससे नाराज़ हुआ ईरान पर कि एक किस्म का उनको लगा कि एक बिट्रेयल है, जो ट्रस्ट डेवलप हो रहा था आहिस्ते आहिस्ते डिप्लोमेटिक तौर पे, और इनके आपस में बड़े लीडर्स भी जा रहे थे। इनके डिफेंस मिनिस्टर गए थे, पिछले जो सुप्रीम लीडर थे अली अल खमेनी, उनसे भी मुलाकात की, फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हो रही थी। तो इस बीच में उनको उनको ऐसा अंदेशा नहीं था कि ईरान हमला करेगा, और उनको ये उस एक 2017 वाली और 18 वाली स्थिति याद दिला दी, जबकि हूती द्वारा जब उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ तो किस तरह से उनको तकलीफ उठानी पड़ी, ऑयल उनका ये हुआ। तो ये एक मसला रहा। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के ऑब्जर्वर्स हैं, दो बातें आई हैं इसमें। एक बात ये आई है खास करके यूएस मीडिया में कि सऊदी अरेबिया और कुछ और गल्फ कंट्रीज वैसे तो कह रहे थे कि भाई हमको पीस चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए, वॉर नहीं चाहिए, लेकिन पीछे से अमेरिका को इनकरेज कर रहे थे। तो इस मुद्दे पे मैंने थोड़ा सा और भी वहाँ के लोगों से बातचीत की, तो वो लोगों ने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है,
सऊदी अरेबिया कभी भी ये नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर वॉर हो। उनका मंशा सबसे यह है कि स्टेबिलिटी हो ताकि उनके विजन 2030 जो है वो प्रोग्राम आगे चलते रहे। तो ईरान वॉर से उनको कंप्लीटली एक उनका नजरिया चेंज करना पड़ा सिक्योरिटी के बारे में, ईरान के बारे में। अभी जो काफी टेंशन है, लेकिन एक बात याद रखें कि टेंशन के बावजूद भी वो लोग अभी एम्बेसीज बंद नहीं करे हैं, एम्बेसडर्स वहां पर है, बातचीत अभी भी उनकी चल रही है। हालांकि बहुत सारी चीज बातचीत जो हो रही है वो पर्दे के पीछे है। लेकिन ये जो रिश्ता है सर, सऊदी और यूएई के बीच में खास करके अगर हम बात करें, तो इस रिश्ते में ये जो राइवलरी है, आज की तारीख में की ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं जो ड्राइव कर रही हैं? हम इसे प्रतिस्पर्धा कर ले, हम इसे प्रतिद्वंदी बता दें, इन दोनों को क्या है मेन ट्रिगर्स? देखिए, ये जो सऊदी यूएई पहले तो आपस में एक मिलजुल के वो लोग उभर के आए, बहुत लीडर्स, MBZ और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया में। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि पॉलिटिकल क्षेत्र में, एक तो इकोनॉमिक क्षेत्र है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि राइवलरी उनकी डेवलप होने लगी। सऊदी अरेबिया चाहता था कि रियाद जो उनका सऊदी अरेबिया का कैपिटल है उसको एक सेंट्रल इकोनॉमिक केंद्र बना जाए सारे मिडल ईस्ट में, सारे वेस्ट एशिया में। तो उसने एक कई कंडीशंस लगाई। ये कंडीशंस लगाई कि जितने नए कंपनीज वहां आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए और उनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो भी हो, वो उनका रीजनल हेडक्वार्टर रियाद में होगा, दुबई में नहीं होगा। तो उससे क्या हो गया कि कंपनीज को चूज करना पड़ा, कि या तो दुबई या तो फिर रियाद। और बहुत सारे कंपनीज, और इसमें इंडियन कंपनीज भी है, वो भी यही किए और बहुत सारे कंपनी शिफ्ट भी किए। तो एक इकोनॉमिक राइवलरी सामने आई। तो दूसरी पॉलिटिकल राइवलरी इकोनॉमिक राइवलरी से ज्यादा ये रही कि कई जो कंट्रीज में अभी स्टार्ट करते हैं यमन से। यमन में तो आपको पता होगा कि दोनों कंट्रीज ने आपस में मिलकर यमन में एक एक ग्रुपिंग बनाई थी जिससे वहां के हुतीस के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन वहां पर इनके दोनों के पार्ट्स अलग अलग हो गए, सऊदी अरेबिया और यूएई के। यूएई ने वहां के एडन में सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, उसको सपोर्ट किया, अपना ओन मिलिशिया ला लिया। और वहां पर एक बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, सोकोत्रा आइलैंड, उसको भी उसने एक मानो में कब्जा कर लिया। और वहां लोग ये भी कहते हैं कि इजरायलीज को भी वहां लेकर गए। तो एक यमन में आप देखते हैं कि आपस का इख्तिलाफ रहा। सिमिलरली सूडान में आप देखते हैं कि सूडान में यूएई ने जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको सपोर्ट किया, वेरे सऊदी ने गवर्नमेंट फोर्स को सपोर्ट किया। तो इससे सूडानी हुकूमत भी यूएई से खुश नहीं थी। इसी रीजन से इवन इजिप्ट भी खुश नहीं था, नाराज रहा, बिकॉज उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है। सेम चीज आप देखते हैं कि लीबिया में भी दोनों आपस में अलग अलग पार्टीज को ये कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली ये बिल्कुल डाइवर्जेंट रहे हैं। और मोस्ट लेटेस्ट आप देखिए सोमालीलैंड, जिसको इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया और उसमें यूएई ने इन्वेस्टमेंट किया, इससे सऊदी बड़ा नाराज रहा। तो ये एक इम्प्लीकेशंस थी। और ये चल भी रहा था पॉलिटिकली। और बीच में ये भी आया था कि पिछले 6 महीनों से लीडर्स में बातचीत बंद हो गई थी बिल्कुल, MBS और MBZ में। तो ये एक बिल्डअप हो रहा था। और जहां तक अभी लेटेस्ट आपने सुना है और ये है कि ओपेक से जब ये वॉकआउट यूएई ने किया, तो इसका एक भी ये रीजन था कि ओपेक हालांकि 12 कंट्रीज का ग्रुपिंग है, लेकिन इसमें सऊदी अरेबिया का डोमिनेशन हमेशा ही से रहा, शुरू से ही, जब से ये 1960s में बनी। तो यूएई एक सेकंड फिडल के तरीके से इसमें रहा, हालांकि थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का। और दूसरा, यूएई को ये लगा कि ये वन साइडेड है ओपेक का जो निज़ाम चल रहा था, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन बैरल्स पर डे है, लेकिन उनको 1 मिलियन बैरल कम करके प्रोड्यूस करने का ओपेक में एक कोटा मिला था। तो उससे ये एक इकोनॉमिक दिक्कतें भी हुई। तो इस वक्त जो ईरान की वॉर चली, उनको एक ट्रिगर पॉइंट मिला जहां से ये डिसीजन ले सके। और मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है सिर्फ ऑयल की हद तक नहीं है, बल्कि ये एक साफ अपने को दिख रहा है कि यूएई और सऊदी की जो रिफ्ट अंदर थी वो आहिस्ता से बाहर आ गई है। और आगे ये देखना है कि ये रिफ्ट जीसीसी को ही ना एकदम बिखेर दे, क्योंकि अभी यूएई में बातचीत ये चल रही है कि हम दूसरे भी जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में
यूएई का पार्टिसिपेशन है उसको भी हम रिव्यू करेंगे, तो और कुछ इस तरह की भी बात हुई है कि यूएई, अरब लीग और ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसमें अपनी खुद की मेंबरशिप को रिव्यू करेगा कि अगर उनको उसकी ज़रूरत है या उसका कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है कि नहीं। और मेरे हिसाब से स्मिता जी एक पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा ट्रिगर ये जो ईरान वॉर से हुआ कि सबसे ज़्यादा हमला, इजराइल से ज़्यादा हमला ईरान का यूएई में हुआ, और इसमें मतभेद यूएई और सऊदी में और अलग अलग दूसरे गल्फ कंट्रीज में ये रहा कि यूएई चाहता था कि एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया जाए मिलिट्रीली, लेकिन वो रिस्पांस या सपोर्ट उनको दूसरे गल्फ कंट्री से नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये दूसरे कंट्रीज हालांकि उनको भी इससे दिक्कत हो रही थी ईरान के हमलों से, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि फुल फ्लेज गल्फ कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो। तो ये भी एक इमीडिएट एक ट्रिगर पॉइंट रहा है। सर, काफी इंपॉर्टेंट बातें आपने कही हैं। मैं एक दो बातों पर और थोड़ा डिटेल से बातचीत करूंगी, और ओपेक के बारे में दर्शकों को आपको याद दिला दें कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं। ये एक इंटरगवर्नमेंटल संगठन है जिसको 1960 में जिसकी जो है जमीन नींव रखी गई, और एक तरीके से ये ऑयल कार्टेल है जो मैनेज करता है कि कितना तेल, कौन से मुल्क जो इसके सदस्य देश हैं कितना प्रोड्यूस करे, किस रेट में ऑयल की जो प्राइसिंग पॉलिसीज हैं वो क्या कुछ हो। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला जो कि इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे, इनकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वियना में है। और कहीं ना कहीं अगर हम अप्रैल 2026 तक देखें तो इसमें 12 सदस्य थे, लेकिन अब यूएई चूंकि उससे निकल गया है तो बाकी जो सदस्य हैं अल्जीरिया, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी तो खैर इसका सबसे बड़ा प्लेयर है ही, जो डोमिनेंट प्लेयर जो डॉक्टर सईद बता रहे हैं, और वेनेजुएला, और यूएई ने अब इसको गुड बाय कह दिया है। और काफी दफा अमेरिका की तरफ से भी ये ओपेक को डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी बातें सुना चुके हैं कि आप लोग जो है माफिया के तौर पर ऑपरेट करते हैं। और एक और जो जरूरी बात डॉक्टर सईद ने जिस बात का जिक्र किया कि अगर आप ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखें, जो यूएई की कैपेसिटी है, क्योंकि उन्होंने इस क्षमता के लिए बहुत उन्होंने निवेश भी किया है कि ताकि 2027 तक वो 3 से 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक की क्षमता को वो अचीव कर सकें। लेकिन उनकी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो युद्ध शुरू होने के पहले वो 4.8 मिलियन पर बैरल्स पर डे तक वो कर पा रहे थे, लेकिन जो अलाउड किया गया था वो 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से ही उनको अलाउ किया जा रहा था। सर, तो अब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि ओपेक एंड ओपेक प्लस के लिए, क्योंकि यूएई हालांकि पहला मुल्क नहीं है जो कि इस ग्रुपिंग को छोड़ रहा है, कतर भी पहले छोड़ चुका था, क्या मायने हैं इसके ओपेक के लिए? ओपेक कितना अंडरमाइन हो जाएगा? क्या ओपेक कमजोर पड़ जाएगा? क्या असर पड़ेगा इसका दुनिया भर की अगर हम ऑयल कैपेसिटी, ऑयल कॉस्ट्स पर देखें? देखिए, इमीडिएट इम्पैक्ट तो अभी नहीं महसूस होगा, क्योंकि अभी अभी ये ओपेक से निकले हैं यूएई, और इसलिए भी क्योंकि अभी ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो स्टैंड ऑफ है यूएस और ईरान के बीच में, अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो टेक्निकली एक फ्यूचरिस्टिकली अगर देखा जाए तो यूएई के बाहर आने से यूएई को फ्लेक्सिबिलिटी मिली, और वो जो अपना 5 मिलियन बैरल्स पर डे जो उनका टारगेट है 2027 का, वो अचीव कर सकते हैं। और उससे फायदा जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है, जो हमारे भारत जैसा है, चाइना है, साउथ कोरिया, जितने भी, जापान, इन सबको फायदा हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त मार्केट में ऑयल की अभी जरूरत है उस वक्त ये एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है, क्योंकि ये यूएई एक स्विंग स्टेट के तौर पर ओपेक में था। तो दैट मीन इनके पास की जो स्पेयर कैपेसिटी है, जो किसी भी तरह वो उसको यूज कर सकते हैं ऑयल को स्टेबलाइज करने में या प्रोडक्शन को रोकने में। तो इस तरह से वो ओपेक इनको यूज कर रहा था। अब ये स्विंग स्टेट जब निकल के अपना ओन कर रहे हैं तो इनको फायदा है। दूसरा, आप एक और भी देखिए कि वर्ल्ड वाइड एक रुझान ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा से ज्यादा जो है लोग अभी स्विच ओवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आगे के सालों में पेट्रोल का महत्व जितना अब है उतना नहीं रहेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे खास करके हाइड्रोजन एंड ऑल दैट, तो ये जो देश जिनके पास ये कैपेसिटी है उनको भी इसका काफी एक प्रेशर है। तो ये चाहते हैं कि जितना मोनेटाइजेशन कर सकते हैं इस बीच में उसको कर ले। एक और चीज मैं आपको इसकी जो
जो बैकग्राउंड है यूएई का, उसमें एक यूएस का भी बहुत अहम रोल रहा है कि यूएस, आपने भी कहा अपने कमेंट्स में कि यूएस ने कभी भी ओपेक से खुश नहीं था, क्योंकि उनकी अपनी शेल कैपेसिटी, शेल ऑयल की बढ़ गई है। उनको लगता है कि ये लोग खामखा ऑयल प्राइसिंग पे कंट्रोल करते हैं। तो अभी ये जो डिसीजन यूएई ने लिया था 3 दिन पहले, उससे पहले 2-3 अहम चीजें हुई। एक तो ये रहा कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है स्कॉट बेसेंट, वो गए थे अबू धाबी, और वहां बातचीत ये रही कि एक ऑयल, अपने डॉलर का जो एक फ्लो होना चाहिए यूएई का, वो उसमें उन्होंने अपने सेनेट के लिए डॉलर स्वैप लाइन जिसको कहते हैं, वो उन्होंने यूएई की तरफ से वहां पर सेनेट में, यूएस में ये किया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हरमुज में जब ऑयल ईरान के कंट्रोल से जा रहा है, तो एक किस्म की कोशिश की जा रही है कि जो पेट्रो डॉलर में ट्रेड होता है, कहीं भी दुनिया में जो भी ऑयल का ट्रेड अब तक हुआ वो पेट्रो डॉलर में होता है, लेकिन इस वक्त जो ईरान का ट्रेड हो रहा है वो पेट्रो डॉलर के बजाय युआन, चाइनीज करेंसी में हुआ, और कुछ ट्रेड जो है क्रिप्टो करेंसी में हुआ, और कुछ लोकल रियाल में भी हुआ। तो एक तरीके से पेट्रो डॉलर की अंडरमाइनिंग हुई। तो अगर यूएस यूएई को इस वक्त डॉलर स्वैपिंग के लिए हेल्प करता है, तो एक अहम ये है कि ये वो अपने आप को सिक्योर करेगा। दूसरी बहुत अहम चीज ये हुई है कि ये ईरान की जंग से पहले इजराइल ने एक फुल फ्लेज्ड आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएई की धरती पे उन्होंने इंस्टॉल किया। ये पहली दफा हुआ है जब किसी भी अरब कंट्री में इजराइल के द्वारा एक इस तरह का डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल रहा है। ये परमानेंट नहीं है, मोबाइल सिस्टम है। तो जब वॉर शुरू हुई उस वक्त ये उन्होंने कर दिया। तो इस तरह से भी आप देख रहे हैं कि ये कई चीजें एक दूसरे से ये जुड़ी हुई है। फिर बीच में एक दिन पहले डिसीजन आने से पहले उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी वहां गए थे। तो ये कड़ी आप देखिए, एक तरफ एक सिक्योरिटी एंगल भी आ रहा है, दूसरी तरफ पेट्रो डॉलर एंगल भी आ रहा है, और जो मतभेद सऊदी और यूएई के बीच में चल रहा था वो भी एक सामने आया है। अब आप देखिए, एक तरफ क्लियर कट आपको एक सिक्योरिटी स्थिति लग रही है, यूएई, इजराइल, यूएस लग रहा है, और इंडिया के साथ इनके रिलेशनशिप तीनों कंट्रीज के अच्छे हैं। ऑफ कोर्स यूएस के साथ थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन अगर आमतौर पर कहते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया ने सिक्योरिटी पैक्ट किया है पाकिस्तान के साथ, और कुछ असला बारूद तुर्की के साथ खरीद रहा है। तो हमको ये देखना है कि ये सारे का सारा क्षेत्र अभी एक न्यू ऑर्डर में जा रहा है, और किस तरह से मूव होएगा ये देखिए। किसी को अभी तक एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस वक्त ये डिसीजन लिया गया यूएई का, क्योंकि हालांकि यूएई कई सालों से इस चीज को सोच रहा था, लेकिन ये डिसीजन 28 अप्रैल को लिया गया, जिस सेम डे जिस वक्त एक अहम जीसीसी की फर्स्ट टाइम फिजिकल समिट जेड्डा में चल रही थी, और उसी दिन उन्होंने ये इसका ऐलान किया। तो ये एक इंडिकेशन है कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमको किसी ग्रुपिंग से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्लियर कट यूएई का इंडिकेशन है। सर, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि एक 90 के दशक के खाड़ी के युद्ध के बाद में जो हमने एक सुरक्षा का ढांचा स्वरूप बनता हुआ देखा खाड़ी में, जिसे हम गल्फ सिक्योरिटी के तौर पर देखते हैं, और अमेरिकी मिलिट्री बेसेस वहां पर आई, सैन्य सुरक्षा देने की बात की गई, जिसको भेद कर रख दिया ईरान के ड्रोन्स और स्ट्राइक्स ने इस दफा, तो वो सुरक्षा आर्किटेक्चर चरमराती हुई नजर आ रही है, लेकिन नए आर्थिक आर्किटेक्चर्स या नए इकोनॉमिक अलायंसेस जो हैं वो बदल रहे हैं गल्फ में। या बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जो वर्ल्ड वॉर 2 से यही निजाम था कि यूएई का एक यूएसए का एक स्ट्रक्चर होगा, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, जिसमें वो बैलेंस करेंगे गल्फ कंट्रीज और ईरान के बीच में जो भी टेंशंस होंगे, और साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि गल्फ कंट्रीज और इजराइल के बीच में संबंध ठीक हो। तो ये चल रहा था, लेकिन देखिए ये पिछले 2 साल से ये एक टेंशन में आ गया ये सिस्टम। पहला पिछले साल आपको याद होगा जब इजराइल ने दोहा पर हमला किया था, हमास के जब उनके जो लीडर्स आपस में यूएस का ही प्रपोजल को एक बातचीत कर रहे थे, उस वक्त उन पे हमला हुआ। हालांकि ये बात है कि उस हमले में
वो लोग को कुछ हानि नहीं हुई। लेकिन ये बात गल्फ कंट्रीज ने देखा कि ये कतर में जहां पर यूएस का सबसे बड़ा बेस है, उससे एक चंद किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे इजराइल का ये हमला हुआ और उस बेस से किसी किस्म का डिफेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये तो एक एयर स्पेस की का उल्लंघन हुआ। तो तब एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई वहां पर, जिसमें बहुत सारे अरब देश और इस्लामिक कंट्रीज भी आए, जिसमें पाकिस्तान भी था। उस वक्त ये चीज बात हुई कि एक ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, अभी अमेरिका पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। तो उसमें कई किस्म की चीजें आए, इस्लामिक नेटो हो या फिर एक मुस्लिम क्वाड हो, लेकिन ये सब चीजें सिर्फ बातचीत तक ही रह गई, लेकिन कुछ ज्यादा उसमें हुआ नहीं। उसके बाद एक ही चीज शक्ल में आई, वो है कि सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, जो नेटो के स्टाइल पे बनाया गया। लेकिन उसमें इस वक्त सिर्फ वो बायलैटरल नेचर का है, सऊदी और पाकिस्तान का, जिसमें कोई उसको ब्रॉडन करने का बातचीत हुई, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपकी बात पे वापस आए तो यह है कि यकीनन इस सारे जो डेवलपमेंट्स हुए पिछले 1 साल के अंदर, उसमें यूएस की क्रेडिबिलिटी को बहुत धक्का लगा है, बहुत भारी धक्का लगा है। और आप देख रहे हैं उससे जो सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज अपनी हेजिंग अपनी ओन हिसाब से कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां गए थे, यूएई और सऊदी के, उसमें उन्होंने 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट किया ड्रोन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए। सो ये सब चीजें देखते हुए आप आगे देखिए, ऐसा होगा कि इकोनॉमिक क्षेत्र में चाइना तो आगे बढ़ेगा ही, पहले से ही स्ट्रांग था, अभी और आगे बढ़ेगा, और यूएस को यकीनन इससे हानि पहुंचेगी। और एक किस्म का नया स्ट्रक्चर उभर के आएगा जिसमें मिडिल पावर्स काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं। मिडिल पावर्स जैसे टर्की हुआ, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल ऐसे में, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो है एक स्टेलमेट बन गया है, भले ही जो भी बयान दें और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और नेवल ब्लॉकेड वो कह रहे हैं कि बमबारी से ज्यादा एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इसको लेकर दरारें नजर आ रही हैं। और ईरान ने साफ कर दिया है कि भाई हम जो है ट्रांजिट टूर लेंगे, इस तरह से हम ब्लॉकेड जो है, जो अमेरिका कर रहा है वो इलीगल है, वो पायरेसी है। तो इन सब के बीच में दुनिया भर में आज जो ऊर्जा संकट मंडराया हुआ है, आपको ये आज की तारीख में टेक्निकली अगर आगे और सैन्य ऑपरेशंस ना भी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट को लेकर कोई समाधान नजर आ रहा है? ये ऊर्जा संकट के और गहराता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, आई थिंक ये जो संकट उभर आया हॉर्मुज का, उससे एक चीज तो ये रही है कि सारे देश, एक तो खाड़ी के देश, दूसरे जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है, इंडिया और दूसरे कंट्रीज, सब के जहन में अब एक ही चीज आ रही है कि कैसे इसको हम एक अल्टरनेट मॉडल स्टार्ट करें। सो लोग ये सोच रहे हैं कि हॉर्मुज को बाईपास करके क्या क्या किस तरह से हो सकता है। आपने देखा कि इस क्राइसिस में सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने अलग अल्टरनेट पाइपलाइंस और अल्टरनेट रूटिंग का इस्तेमाल किया। हालांकि वो रूटिंग 100% उनको, उनकी जो कैपेसिटी है उसको फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे सऊदी के केस में उन्होंने एक 1.7 मिलियन बैरल्स वो अल्टरनेट रूटिंग से किए। सो बहुत सारे कंट्रीज अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अल्टरनेट रूटिंग की जाए, क्योंकि अब ये है कि अगर इसमें ईरान अगर टॉल लगाता है तो वो भी एक किस्म की दिक्कत है, क्योंकि टॉल लगाने से ये है कि ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी, और वो टॉल $2 मिलियन पर व्हीकल पर वेसल लगा रहे हैं, जो लार्ज वेसल जो बैरल जाएगी। तो आप मान लीजिए अगर एक वेसल पे $2 मिलियन वैसे ही टॉल लग जाएगा, तो जो देश बाय कर रहे हैं वो एंड यूजर को उसका जो है कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो आई थिंक एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हो रही है। बहुत सारे यूरोपियन देश एक आपस में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से एक अल्टरनेट मॉडल हॉर्मुज को कंट्रोल करने का ये किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ अल्टरनेटिव रूटिंग, दूसरी चीज और एक भी है, जैसे भारत के क्षेत्र में, भारत के संदर्भ में ये है कि काफी जो अल्टरनेट सोर्सिंग डाइवर्सिफिकेशन जो हमारी होनी चाहिए, वो डाइवर्सिफिकेशन पे भी लोग बात कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत जो है एक गहरा और गंभीर और पेचीदा मसला निश्चित रूप से बना हुआ है, लेकिन जो सबसे जरूरी है समझना कि हम जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की बात करते हैं, एक तो उसका होता है इमीडिएट इफेक्ट, लेकिन विदेश नीति को समझने के लिए जरूरी होता है कि आप डॉट्स को कैसे कनेक्ट करें
और आने वाले दिनों के जो आसार है उसको कैसे समझे। उसी संदर्भ में हमने कहा कि आज डॉक्टर औसाफ सईद एक बहुत ही बेहतरीन आवाज है जिनसे हम समझ सके कि आखिर ये यूएई सऊदी के बीच में रिश्ते इतने पेचीदा क्यों हैं, आगे चलकर क्या असर पड़ेगा खाड़ी क्षेत्र में, और दुनिया में ये जो ऊर्जा संकट मंडरा रहा है इससे कोई अभी फिलहाल समाधान नजर आ रहा है या नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। थैंक यू। दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।